मैं डॉक्टर देवाशीष हालदार, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, गवर्नमेंट गुंडाधुर पीजी कॉलेज, कोंडागांव। अभी तक मैं आप लोगों को मॉनेटरी इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा था, जिसका भाग 1, भाग 2 में हमने ये बताया कि मौद्रिक नीति क्या है, उसका उद्देश्य क्या है और उसकी सीमाएं क्या है, और हम पढ़े हैं उसके उपकरण में हम एक मात्रात्मक विधियां पढ़ चुके हैं। अब हम इसकी भाग 3 को हम पढ़ेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि चयनात्मक विधि के द्वारा कैसे साख नियंत्रण किया जाता है, क्योंकि इसके पहले हम लोग पढ़े थे परिमाणात्मक विधि, यानी जिसे मात्रात्मक विधि भी कहा जाता है। तो अब हम लोग अध्ययन करेंगे चयनात्मक विधि के अंतर्गत कैसे साख का नियंत्रण होता है। इसकी पहली जो चयनात्मक नियंत्रण निम्न प्रकार का होता है। पहला, सीमा आवश्यकताओं का नियंत्रण, रेगुलेशन ऑफ मार्जिनल रिक्वायरमेंट्स। इस उपाय के अंतर्गत सटोरिये प्रतिभूतियों खरीदने या रखने के लिए साख अत्यधिक प्रयोग ना करे, इसके लिए केंद्रीय बैंक प्रतिभूतियां खरीदने या रखने के लिए कर्जों पर निम्नतम सीमा आवश्यकताएं नियत कर देता है, जिसके द्वारा सटोरिया अधिक मात्रा में साख नहीं खरीद पाते हैं और साख का नियंत्रण हो जाता है। दूसरा है उपभोक्ता साख नियमन, रेगुलेशन ऑफ कंज्यूमर क्रेडिट। चयनात्मक साख नियंत्रण का एक और उपाय है, जिसका उद्देश्य है उपभोक्ता किस्त साख अथवा किराया खरीद वित्त का नियमन है। इस साधन का प्रमुख उद्देश्य यह है कि आर्थिक स्थिरता के टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं की मांग को नियमित किया जाए। केंद्रीय बैंक उपभोक्ताओं द्वारा बैंक साख का प्रयोग को नियमित कर देता है, ताकि वे किस्तों अथवा किराया खरीद पर टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं खरीद सकें। यहाँ पर उपभोक्ताओं को भी साख का नियंत्रण, साख के नियमन में लाया जाता है, यानी उपभोक्ता को भी एक आवश्यकता से अधिक साख वो ना खरीद पाए, इसका भी व्यवस्था इसमें किया गया है, जिसमें वो बैंक साख का नियमित उपयोग करे और वो उसका खरीद को भी कम कर सके सीमित मात्रा में। तीसरा है साख का राशनिंग। साख का राशनिंग 2 प्रकार का होता है। पहला है परिवर्ती निवेश सूची सीमा, जिसे वेरिएबल पोर्टफोलियो सीलिंग कहा जाता है। इस उपाय के अनुसार केंद्रीय बैंक कमर्शियल बैंकों को सकल निवेश सूचियों की अधिकतम सीमा नियत कर देता है और वे उस सीमा से अधिक कर्ज नहीं दे सकते। यानी यहाँ पर साख नियंत्रण का सीधा मतलब ये हुआ कि केंद्रीय बैंक सभी कमर्शियल बैंकों को एक निश्चित मात्रा से अधिक वो उधार दे नहीं सकते हैं, जिससे साख का सृजन कम होगा। दूसरा है परिवर्ती पूंजी परिसंपत्ति अनुपात, वेरिएबल कैपिटल एसेट। यह वो अनुपात है जिसे केंद्रीय बैंक किसी कमर्शियल बैंक की कुल परिसंपत्तियों में से उसकी पूंजी के संबंध में नियत करता है। यानी केंद्रीय बैंक आर्थिक आवश्यकता के अनुरूप अधिकतम निवेश सूची सीमा को घटा सकता है और पूंजी परिसंपत्ति अनुपात में परिवर्तन भी कर सकता है। चौथा है प्रत्यक्ष कार्यवाही। केंद्रीय बैंक मतलब जिसका होता है डायरेक्ट एक्शन। केंद्रीय बैंक जिस विशेष नीति को तुरंत लागू करना चाहता है, वो समय समय पर कमर्शियल बैंकों को उस नीति पालन करने का आदेश जारी करता है। यदि कोई बैंक इसे पालन नहीं करता है तो केंद्रीय बैंक प्रत्यक्ष कार्यवाही करके अंतर्गत दंड वसूल भी करता है। बैंकिंग अधिनियम के अंतर्गत ये होता है कि केंद्रीय बैंक के जो गाइडलाइंस होते हैं साख नियंत्रण के, उसको बैंकों को मानना जरूरी होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कोई बैंक यदि उसे मानने से इनकार करता है या आनाकानी करता है कि नहीं लगाते हैं,
या आदेश का पालन नहीं करते हैं तो केंद्रीय बैंक उसके ऊपर अर्थदंड के या दंड वसूल भी कर सकते हैं। 5 नंबर है नैतिक अनुनय, मोरल परसुएशन। केंद्रीय बैंक प्राय नैतिक अनुनय के अंतर्गत कमर्शियल बैंकों को समझने, बुझाने, निवेदन करने, औपचारिक सुझाव और परामर्श देने के लिए अपनाता है। वो कमर्शियल बैंकों को अधिकारियों से मीटिंग करता है और समझाते हैं कि आर्थिक स्थिति को सुधार करने के लिए मौद्रिक नीति को क्यों अपनाया जाता है और ये सभी बातें समझते हैं। केंद्रीय बैंक जो नैतिक अनुनय के अंतर्गत कमर्शियल बैंकों को वो समझाने बुझाने के लिए निवेदन करते हैं, औपचारिक सुझाव देते हैं, परामर्श भी देते हैं और ये भी समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्यों मौद्रिक नीति आर्थिक स्थिति को सुधार करने के लिए क्यों अपनाया जाता है, इसके बारे में वो बैंकिंग अधिकारियों से समझाते हैं और मीटिंग भी करते हैं और अपनी बातों को भी रखते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट है पब्लिसिटी। केंद्रीय बैंक प्रचार को भी साख नियंत्रण के रूप में प्रयोग करते हैं। वो जनता की सूचना के लिए कमर्शियल बैंकों की परिसंपत्तियां देयताओं को साप्ताहिक अथवा मासिक विवरण प्रकाशित करता है। वह मुद्रापूर्ति कीमतों, उत्पादन, रोजगार तथा पूंजी तथा मुद्रा बाजार आदि से संबंधित सांख्यिकीय आंकड़े भी प्रकाशित करता है। यह भी कमर्शियल बैंकों पर नैतिक दबाव डालने का एक तरीका है। केंद्रीय बैंक क्या करते हैं इसके अंतर्गत कि वो जनता को सूचना देती है कि कमर्शियल बैंकों के पास परिसंपत्तियाँ कितना है, उसकी साप्ताहिक आमदनी कितना है, मासिक आमदनी कितना है, उसके पास मुद्रापूर्ति कितना है, उत्पादन और रोजगार पर मुद्रा बाजार आदि से संबंधित आंकड़े भी वो जारी कर देते हैं, जिससे जनता के पास पूरी जानकारी आ जाते हैं और व्यावसायिक बैंक इसमें दबाव में आके काम करना शुरू करते हैं और वो साख को कम हो, साख का विस्तार कम हो, इसके लिए भी उसके ऊपर दबाव बनते जाता है केंद्रीय बैंक के द्वारा। अब हम लोग आते हैं इसकी नेक्स्ट स्टेज पे, वो है आर्थिक विकास में मौद्रिक नीति की भूमिका क्या है। ऐसे तो मौद्रिक नीति आर्थिक विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि मौद्रिक नीति से आर्थिक विकास की जितने भी आर्थिक विकास जब भी होता है तो उसमें बहुत सारे उतार चढ़ाव होते हैं। स्फीति का उतार चढ़ाव होता है, कीमत स्थिरता होता है, भुगतान शेष होता है, ब्याज दर आता है, बहुत सारे आते हैं, जिसको नियंत्रण मौद्रिक नीति के द्वारा किया जाता है और मौद्रिक नीति के माध्यम से आर्थिक स्थिरता प्राप्त किया जा सकता है। यानी मौद्रिक नीति के आर्थिक विकास में निम्न भूमिका होती है। पहला क्या है, स्फीतिकारी दबावों का नियंत्रित करना। यदि बाजार में स्फीति है तो केंद्रीय बैंक परिमाणात्मक और चयनात्मक मौद्रिक प्रणाली के द्वारा स्फीति को नियंत्रित करते हैं। कीमत स्थिरता भी लाना बहुत ही जरूरी है। यदि बाजार में बैंकिंग के पास यदि मुद्रापूर्ति ज़्यादा हो जाती है तो स्फीति आ जाता है, यदि मुद्रापूर्ति कम होती है तो मंदी है, तो इसको भी बैलेंस संतुलन बनाने का काम भी करते हैं। भुगतान शेष घाटे का भी कम करता है। ब्याज दर नीति को भी केंद्रीय बैंक हमेशा लागू करते रहते हैं कि कौन सा ब्याज दर होगा। बैंकिंग तथा वित्तीय संस्थाएं भी स्थापित करना। केंद्रीय बैंक गांव ग्रामीण क्षेत्रों में भी मौद्रिक नीति का प्रसार हो, इसके लिए वहां पर भी बैंकों का या गैर बैंकों का विस्तार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिससे लोग गांव से शहर आने में जो दिक्कत होती है और मौद्रिक नीति का गांव तक उसका प्रसार नहीं हो पाता है, तो इसके लिए केंद्रीय बैंक बैंकिंग एवं वित्तीय संस्थाओं का भी स्थापित करता है। और लास्ट है ऋण प्रबंधन। केंद्रीय बैंक ऋण प्रबंधन में भी सरकार का बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, जिससे वो आर्थिक विकास में सहयोग मिल सके। तो इस प्रकार आर्थिक विकास में मौद्रिक नीति की जो भूमिका है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिना आर्थिक विकास हो ही नहीं सकता जब तक उसमें मौद्रिक नीति की भूमिका ना हो।
चाहे वो स्फीतिकारी दबाव हो, कीमत स्थिरता, भुगतान शेष घाटा, ब्याज दर नीति, बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं, ऋण प्रबंधन, तमाम जितने भी बिंदु है सब में मौद्रिक नीति की भूमिका होती है और ये सभी बिंदु मौद्रिक नीति पर आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और इसको सुचारू रूप से चलाने का जिम्मेदारी मौद्रिक नीति का होता है। इसी तरह हम मौद्रिक नीति के अंतर्गत जितने भी हमारा पहलू था, पहला था मौद्रिक नीति का अर्थ, उसके उद्देश्य, उसकी सीमाएं, उसके उपकरण, उसकी भूमिका, जितने भी थे सब हमने पढ़े और उसको समझने की भी कोशिश करी। धन्यवाद।